नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर से हाज़िर हूँ और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कृषि के बारे में। ठीक है, अपन जो है इस समय पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में जो पहला वीडियो है, उस पहले वीडियो में हमने आखेट और भोजन संग्रहण एवं पशुचारण इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कृषि के बारे में कि कृषि जो है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपकी रहेंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए बगैर लगातार देखते रहिए और जो है अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो आइए अपन करते हैं चर्चा इस वीडियो में कृषि के बारे में। तो कृषि है वो काफ़ी आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो कृषि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर अपन कृषि की बात करें तो विश्व में जो पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं, ये कृषि कार्यों से प्रभावित करती हैं। ठीक है, और एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जा सकती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भौतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, ये जो दशाएं हैं, ये दशाएं क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। किसको करती हैं? कृषि को करती हैं। ठीक है, और यही कारण है कि इन के प्रभाव के कारण जो कृषि है उसकी कई प्रणालियां हैं वो देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो अपन बात करें कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्यतः प्रणालियां निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो फसलों के आधार पर और उसके बोए जाने और पशुओं को जो है विभिन्न जो विधियाँ हैं वो पाई जाती हैं और इन्हीं के आधार पर जो कृषि है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन कृषि की बात करेंगे जो है वो है निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि क्या होती है? तो निर्वाह कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय उत्पादक हैं उनका संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इस कृषि के अंदर उत्पादन सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है वो होता है। अब इस जो कृषि है इसको दो भागों में वर्गीकृत जो है वो किया गया है। पहला है आदिमकालीन निर्वाह कृषि। तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि जो है वो आपकी क्या होती है? आदिमकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि का कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ आदिम जाति के लोग जो है वो रहते हैं। तो आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि होती है उसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। आप इसको अंडरलाइन कर लो। आदिम निर्वाह कृषि को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, और कौन करते हैं? आदिम जाति के जो लोग हैं वो करते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपका रहेगा। यहाँ पर आपके सामने जो मैप है वो मैप दिया हुआ है। तो इसमें जो है आदिम निर्वाह कृषि जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ठीक है, अफ्रीका में, फिर यहाँ पर आपके एशिया में, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, और इसमें जो है आपकी जो है वो कृषि है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप दक्षिण पूर्वी एशिया है, भारत का कुछ हिस्सा है, पूर्वी एशिया है, अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है मैप के माध्यम से यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से क्षेत्रों में जो है वो आपकी जीवन निर्वाह कृषि जो है वो होती है, या सॉरी आपकी आदिम निर्वाह कृषि होती है या स्थानांतरित कृषि होती है। ये मैप जो है वो आपको इसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो चलिए आइए अपन आगे चलते हैं अपने तो इसका जो क्षेत्र है यानी ये कहाँ कहाँ होती है? तो अफ्रीका है, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। ठीक है, तो कहाँ की जाती है? अफ्रीका में की जाती है, दक्षिण मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग में की जाती है और दक्षिण पूर्वी एशिया में इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। इन क्षेत्रों की जो वनस्पति को जो है जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है और इस प्रकार स्थानांतरशील कृषि कतरन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। ठीक है, तो स्थानांतरण कृषि जो है उसको कतरन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि पहले तो इसमें पेड़ों को काटा जाता है,
जो भी वनस्पति है उसको काटा जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। ठीक है, तो कतरन और दहन, यानी पहले काटा गया कतरन, उसके बाद में जलाया गया यानी दहन, तो इसको कतरन और दहन कृषि भी कहा जाता है। जैसे ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि क्या होती है। ऐसे में बोए गए जो खेत होते हैं बहुत छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़ा आदि द्वारा की जाती है। तो ये जो खेत जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और इनमें जो औज़ार काम में लिए जाते हैं वो औज़ार भी क्या होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं या पुराने ज़माने के होते हैं। यहाँ पर जो है लकड़ी से जो है फसलों को बोया जा सकता है, कुदाली है, फावड़ा है, तो ये जो चीज़ें हैं वो इसमें रहती हैं। कुछ समय पश्चात यानी 3 से 5 वर्ष बाद जब मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। और ये जो कृषि है वो 3 से 5 साल जो है एक स्थान पे की जाती है और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही उसकी उर्वरकता नष्ट हो जाती है, तो जैसे ही उर्वरकता नष्ट हुई, उर्वरकता नष्ट होने के साथ ही जो है जो किसान होता है वो फिर से नए स्थान पे जाएगा, नए स्थान पर जाकर क्या करेगा, फिर से वही प्रोसेस करेगा और मतलब जो है वनस्पति को काटेगा और फिर जलाएगा और फिर कृषि करेगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस है वो चलती रहती है। और कुछ समय पश्चात जो कृषक है वो वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि करने के लिए आ जाता है और फिर जो है वो घूम फिर के मतलब कुछ सालों बाद वापस वो एक रोटेशन के तौर पर जो है वो चलता रहता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता में जो कमी है, ठीक है, जो उर्वरकता है उसमें कमी होती है, जिससे झूम का चक्र यानी आग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो है इसमें जो उर्वरकता है वो सबसे बड़ी कमी होती है। और झूम का चक्र यानी आग लगाकर कृषि तैयार करना, ठीक है, तो झूम यहाँ पर इसको झूम कृषि भी कहते हैं। तो झूम कृषि का मतलब क्या हुआ, आग लगाकर कृषि के लिए जो है क्षेत्र को तैयार करना होता है और ये छोटा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है, तो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कहाँ कहाँ इसको क्या क्या कहते हैं, तो सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में इसको मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में इसको लद्दाख कहा जाता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि कौन से क्षेत्रों में कौन सी जो क्षेत्रों में जो है कृषि, जो झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि है उसको किस किस नामों से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप इसको अलग से नोट करके रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाए जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है एवं वहाँ उसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट अपनी जो आ जाती है वो है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो गहन निर्वाह कृषि है वो आदिम निर्वाह कृषि जो है, ठीक है, यानी जो निर्वाह कृषि है उसी का ही एक भाग है। तो इस प्रकार की कृषि मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। तो जो आपकी गहन निर्वाह कृषि है वो कहाँ होती है कि एशिया महाद्वीप में, जहाँ ज़्यादा आबादी वाले देश हैं उन देशों में इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि होती है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन से होते हैं, एक तो होती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक होती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो पहले अपन बात करेंगे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की। तो इस कृषि के अंदर जो चावल जो होता है ना, चावल की जो फसल होती है वो प्रधान होती है या मुख्य होती है, ठीक है, यानी यहाँ चावल जो है वो मुख्य फसल के रूप में बोया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। कृषि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम जो है वो अधिक महत्व रखता है। उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु जो कृषक उत्पादन है वो कम होता है। तो इसकी विशेषता देखिए, चावल प्रधान कृषि क्या होगी, देखो जाहिर सी बात है चावल प्रधान कृषि में चावल जो होती है वो मुख्य फसल के रूप में होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, ठीक है। तीसरा, इसमें जो
कृषि कार्य जो होते हैं उन कृषि कार्यों में परिवार के सभी सदस्य लगे होते हैं, यानी जो एक मान लो जैसे एक परिवार में अगर 5 सदस्य तो पांचों कृषि कार्यों में लगे रहेंगे। इसमें यांत्रिक यानी मशीनों का उपयोग कम होता है, मशीनों के स्थान पर मानव का उपयोग है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपको देखना है कि उर्वरकता के लिए जो है इसमें जो है रासायनिक खादों का उपयोग कम किया जाता है, बल्कि गोबर खाद और हरी खाद का उपयोग जो है वो ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रति इकाई उत्पादन है यानी जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर अपन बात करें तो वो जो है वो ज़्यादा होता है, यानी इस कृषि के अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अधिक है, परंतु जो कृषक यानी किसान प्रति किसान जो उत्पादक है वो क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो किसान होता है उसके सभी जो परिवार के सदस्य होते हैं वो लगे रहते हैं काम करने के लिए, तो इस वजह से इसमें जो कृषकों की संख्या है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कृषक उत्पादन जो है वो इसमें कम होता है। ठीक है, अब चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है, इसको गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि चावल रहित जो निर्वाह कृषि होती है उसको गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। ये मानसूनी एशिया के अनेक भागों में ऊंचावत जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। तो ये जो कृषि है उन मानसूनी एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जो है ऊंचावच है, जलवायु दशाएं हैं, मृदा है तथा अन्य भौगोलिक कारक जो हैं, ऐसे कारक जो क्या है धान की यानी चावल की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। और इसमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सौरभ बोया जाता है। भारत में सिंधु गंगा के मैदान में पश्चिमी भाग में गेहूं, दक्षिण एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा मुख्य रूप से उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर अपन बात करें तो चीन है, इसके अलावा आपका जापान है, मंचूरिया है, कोरिया है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, गेहूं की फसल जो है वो बोई जाती है। इसके अलावा भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है या सिंधु का मैदान है, इसके पश्चिमी भाग में गेहूं की कृषि की जाती है, जबकि जो शुष्क जो भाग हैं भारत के दक्षिण पश्चिमी शुष्क भाग, वहाँ पर जो है ज्वार और बाजरे की खेती है वो की जाती है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वही हैं जो चावल प्रधान कृषि हैं, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इनमें जो विशेषताएं हैं वो दोनों के लगभग समान है। ठीक है, लेकिन इसमें अतिरिक्त ये हो जाता है कि इसमें जो है सिंचाई व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये आपकी रह गई नेक्स्ट। अब अपन नेक्स्ट कृषि के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो है वो रहेगी रोपण कृषि। रोपण कृषि की बात करें तो यूरोपियन लोगों ने विश्व के अनेक भागों का जो है उपनिवेशीकरण किया था तथा कृषि के कुछ रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुखी उत्पादन प्रणाली है। तो यूरोपियन लोग जो थे उन्होंने जो है उपनिवेशीकरण किया था। आपको पता है कि यूरोपियन देशों ने जो है कई देशों को जो है वो गुलाम बनाया था। ठीक है, और उसे ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो उस समय उन लोगों ने क्या किया था कि कृषि के कुछ रूपों में जो है वो परिवर्तन किया था। ठीक है, और परिवर्तन में जो है सबसे प्रमुख था रोपण कृषि। रोपण कृषि उनका महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन था, और ये जो कृषि है वो बहुत बड़े स्तर पर जो है लाभोन्मुख थी। ठीक है, और इसमें उत्पादन प्रणाली है वो भी अच्छी थी। यूरोपियन उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है चाय, कॉफ़ी, कोक, रबड़, कपास, गन्ना, केला एवं अनानास आदि पौधे लगाए। तो इन लोगों ने जो है रोपण कृषि को जो है विशेष महत्व दिया, और इसमें चाय, कॉफ़ी है, कोको है, रबड़ है, कपास है, गन्ना है, केला है, अनानास है, इन जैसी जो फसलें हैं उनको उन्होंने बढ़ावा दिया।
इस कृषि की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार है वो बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कृषि है, इस कृषि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सबसे पहले तो देखो इसका आकार जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या रहेगा, इसमें जो पूंजी का निवेश है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो है अच्छी किस्म के जो है फल जो है मतलब जो फल उत्पादित जो वृक्ष हैं वो लगाए जाते हैं। तो काफ़ी और खाद वगैरह उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, एक उच्च मैनेजमेंट जो है वो होता है जो पौधों की देख रेख वगैरह में जो है लगा रहता है। इसके साथ साथ जो तकनीकी आधार है तो इसमें तकनीकी ज्ञान जो है वो भी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। किस तकनीकी से जो है पेड़ पौधे लगाने हैं, किस प्रकार से जो उत्पाद है उसको तोड़ना है, तो इन चीज़ों के बारे में भी जो तकनीकी है वो रहती है। इसके अलावा वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी ये जो कृषि है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक नियमों के आधार पर ये कृषि अपना जो इस कृषि में जो है कार्य किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन का पर ही जो है संकेंद्रण किया जाता है। तो ये जो कृषि है वो एक फसली, यानी इसमें जो है एक ही प्रकार के जो मतलब उत्पादन है वो किया जाता है। यानी अगर मान लो जैसे अगर चाय का बागान है तो उसमें जितने भी जो होंगे क्षेत्र में उसमें चाय का उत्पादन होगा या कॉफ़ी का उत्पादन होगा या फिर रबड़ का उत्पादन होगा। यानी कहने का मतलब है एक ही प्रकार के जो वृक्ष हैं वो इसमें लगाए जाएंगे और उनसे एक ही प्रकार का उत्पादन है वो किया जाएगा। इसमें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है और इसमें जो है सस्ते श्रमिक और जो है विकसित यातायात की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा बाग एवं बाज़ार सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं। भाई यातायात के अच्छे साधन होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कृषि क्षेत्र है वहाँ से जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को शीघ्रता से बाज़ार में पहुँचाया जा सकता है। आगे अगर अपन देखें तो फ्रांसीसी जो है या फ्रांस वासी हैं, उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ की पौधे लगाए थे। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह पर गन्ने एवं केले के बाग विकसित किए थे, ठीक है। तो अलग अलग जो देशों के लोग हैं उन्होंने जो है अलग अलग देशों में जैसे जो है वो अपने अपने जो बागान है वो लगाए। जैसे फ्रांस वासियों ने जो है वो अफ्रीका में कॉफ़ी और जो है आपके कोकोआ के बीज लगाए, पौधे लगाए। इसके अलावा ब्रिटेन जो वासी हैं उन्होंने भारत और श्रीलंका में जो है चाय के बाग लगाए। मलेशिया में उन्होंने जो है रबड़ के बाग लगाए। पश्चिमी द्वीप समूह पर गन्ना और केला लगाया और स्पेन और अमेरिकन वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के लिए बाग लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। तो इंडोनेशिया में जो गन्ने की कृषि की थी वो हॉलैंड वासियों ने की थी। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान जिन्हें फजेंडा कहा जाता है यूरोपियन वासियों के नियंत्रण में। तो जो अगर ब्राज़ील की अगर कॉफ़ी के बागानों की बात करें तो वहाँ पर आज भी यूरोपियन देशों के जो लोग हैं उनका अधिकार है या नियंत्रण है। अब यहाँ पर आपको ये जो बात है वो नोटिस करनी है, अंडरलाइन करना है कि कॉफ़ी के जो बाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है या फजेंडा किसे कहा जाता है या ठीक है, कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना। वर्तमान में अधिकतर बागानों का जो स्वामित्व है वह देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में। तो वर्तमान की बात करें तो आज जो अधिकतर बागान है उनका स्वामित्व वो देश की सरकार या उसके नागरिकों के अधिकार में या नियंत्रण में है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है विस्तृत अनाज कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो विस्तृत कृषि जो है वो आपकी कहाँ की जाती है, तो वो आपकी की जाती है कहाँ पर, मध्य अक्षांशों पर, ठीक है। मध्य अक्षांशों पर इस प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है। जहाँ और शुष्क क्षेत्र हैं यहाँ पर जो मुख्य फसल है वो गेहूँ के, ठीक है। गेहूँ यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में जो है वो बोई जाती है। यद्यपि इन फसलों जैसे मक्का है, जो है रई है, राई, जई आदि भी यहाँ पर बोई जाती हैं। इस प्रकार की खेतों का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने और फसल काटने तक सभी कार्य जो है वो यांत्रिक यानी मशीनों के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन से क्षेत्रों पर होती है,
ठीक है। तो कौन से पर होगी, मध्य अक्षांश और आंतरिक जो शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पर ये कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो मुख्य फसल होती है वो गेहूँ होती है। गेहूँ के अलावा भी यहाँ मक्का, जौ, राई एवं जई आदि बोई जाती हैं। और खेती का जो आकार है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक के सभी कार्य हैं वो मशीनों द्वारा संपन्न हैं वो किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो अधिक होता है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये जो फसल है इसमें जो प्रति व्यक्ति उत्पादन की बात करें तो वो ज़्यादा होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो तो हमेशा इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। परंतु इसके अंदर दूसरा जो है वो क्या होता है कि इसमें जो प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खेतों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो इस वजह से ये समस्याएं हैं वो आती है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किसानों की संख्या कम होती है जिस वजह से प्रति कृषक उत्पादन है या प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए विस्तृत अनाज जो कृषि है उसके जो मैप है वो दिया गया है जिसमें आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में ये की जाती है, अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य में ये की जाती है, यूरोपियन देशों में की जाती है, एशिया के कुछ भागों में और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। आगे अपन देखें तो इस प्रकार की कृषि का जो क्षेत्र है वो यूरेशिया के स्टेपी, अमेरिका का जो है उत्तरी अमेरिका उसका पेरिज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैडरबरी के मैदान हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो इस प्रकार की कृषि को है वो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की जो कृषि है वो होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो। यूरेशिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो है इनको पेरीज कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में इसे जो है पंपास कहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में विशेष करके पंपास कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में इसको वेल्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैटरबरी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप जो है अलग से नोट करके रखें कि ये क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर मिश्रित कृषि की। तो मिश्रित कृषि क्या होती है, देखो मिश्रित कृषि शॉर्ट में आप समझो तो मैं आपको बताऊंगा कि मिश्रित कृषि जो होती है वो इस प्रकार की कृषि होती है जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि जो है विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों में समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। तो ये कृषि जो है विकसित क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, जिसमें आपका पश्चिमी यूरोप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का जो है पूर्वी भाग है, यूरेशिया का कुछ भाग है एवं दक्षिणी महाद्वीपों में जहाँ पर क्या होता है समशीतोष्ण अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं उसमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली जो फसलें हैं वो गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसलें एवं कंद मूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा कृषि है वो चारे की फसलों का है वो उत्पादन किया जाता है। उत्पादन एवं फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। ठीक है, तो वो आपकी मिश्रित कृषि कहलाती है। तो इसमें भी यहाँ पर यही ये बोल रहा है कि भाई इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ यहाँ पर पशु पाले जाते हैं जिसमें मवेशी, भेड़, सूअर, कुकुर आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। शस्यावर्तन एवं अंतःफसलीय कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकसित कृषि यंत्र इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद यानी हरी खाद यहाँ पर जो है विकसित कृषि यंत्र इनमें काम में लिए जाते हैं। इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद जो है इनका उपयोग भी यहाँ पर किया जाता है आदि जो है वो किया जाता है। पूंजी जो व्यय है वो
अधिक होता है। साथ ही किसान कृषकों की जो कुशलता है और योग्यता है वो मिश्रित कृषि में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, तो किसान भी जो है कुशल और योग्य होने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर पशुओं का पालन भी किया जा रहा है, तो पशुओं के बारे में जो जानकारी है वो होनी चाहिए। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि की बात करें तो इसमें दुधारू पशुओं का पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है, जिसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो डेयरी कृषि क्या होती है, इसके अंदर जो है दुधारू पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, और इसमें जो है पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें जो कार्य हैं वो वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं। पशुओं के लिए एक छपरा घास सिंचित करने के भंडार एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी अधिक चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पशुओं के लिए छपरा बनाना होता है, घास सिंचित करने के लिए यानी जो चारा है उसको डालने के लिए जो है भंडार चाहिए। ठीक है, दूध उत्पादन जो है वो उसके लिए जो है मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पशु पाले जाते हैं, तो या पॉसिबल नहीं है कि हाथों से दूध निकाला जा सके। ठीक है, तो मशीनों का उपयोग करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सक आदि पर भी जो है अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो हो गया। अब इसके अतिरिक्त जो है इसके स्वास्थ्य पर भी अच्छा खर्चा किया जाता है, इसके प्रजनन पे खर्चा किया जाता है, और पशु चिकित्सक जो है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वे जो है वो किया जाता है, और इन बातों का विशेष ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि जितनी स्वस्थ पशु होगा दूध उतना ही ज़्यादा जो है वो प्राप्त होता है। तो इसलिए इस प्रकार से ये जो इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, श्रम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्य के लिए वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो भाई श्रम क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि पशुओं को चारा भी डालना होता है, उन्हें पानी पिलाना होता है। ठीक है, साफ़ सफाई करनी होती है, इसके अलावा दूध निकालना होता है, दूध के उत्पादकों को जो है मार्केट तक पहुंचाना होता है। तो इस में जो है काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की है वो आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, काम करने के लिए, और ये जो है वर्ष भर रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम आवश्यक ना हो। अब यहाँ पर श्रमिकों की वर्ष भर आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर कोई अंतराल नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अंतराल नहीं होता है, लगातार जो है वो जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पशु इसमें होते हैं, तो पूरे वर्ष भर जो है वो दूध देते रहते हैं। डेयरी का कार्य जो है नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। तो डेयरी की जो स्थापना है वो हमेशा नगरों या औद्योगिक नगरों के निकट होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ताज़ा दूध व अन्य डेयरी के उत्पाद के अच्छे बाज़ार होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दूध की और दूध से रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं उनकी मांग बहुत ही ज़्यादा होती है। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रतिष्ठों का उपयोग, प्रोसेसिंग की सुविधाओं के कारण जो है विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक जो है रखा जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान में अगर अपन बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विकसित जो है परिवहन है, जो कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रतिष्ठितों यानी जो आपके वातानुकूलित जो मशीनें हैं वो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है दूध और दूध से बने उत्पादों को एक लंबे समय तक जो है वो क्या है अच्छे से रखा जा सकता है। ठीक है, यानी उसको सही तरीके से रखा जा सकता है बिना जो है उसको नुकसान पहुंचाए बगैर। वाणिज्य डेयरी की 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो जो डेयरी कृषि है उसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा जो है प्रदेश है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा है कनाडा और तीसरा है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 3 बड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो तो है उत्तर पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा इसमें आपका कनाडा हो जाएगा और तीसरा इसके अंदर आपका आता है न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया, और तस्मानिया जो है इसके प्रमुख है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। नेक्स्ट अपनी आती है भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में है, जो दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के जो देशों में है वो फैला हुआ है। यानी भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागर के चारों ओर की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, और ये दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका में
ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भाग में ये की जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में तो ये कृषि जो है वो कहाँ की जाती है, मतलब भूमध्य सागर के चारों ओर की जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये कृषि और जगह भी होती है। तो वो कहाँ कहाँ होती है, देखो दक्षिणी कैलिफोर्निया में होती है, मध्यवर्ती चिली में होती है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में की जाती है। अब आप ये कहोगे कि अभी तो मैंने ये कहा था कि ये भूमध्य सागर के आसपास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कैलिफोर्निया है वो आपका अमेरिका में, ठीक है, चिली है वो दक्षिणी अमेरिका में है, अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग है तो वो भी भूमध्य सागर से दूर है, तो ऑस्ट्रेलिया है वो भी दूर है, तो वहाँ पर कैसी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जलवायु दशाएं हैं वो जलवायु दशाएं ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की जलवायु है, तो उस जलवायु जो है वो इनसे समानता रखती है। इसलिए दक्षिणी कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीका है, तो यहाँ पर भी इस प्रकार की कृषि की जाती है जलवायु की वजह से। ठीक है, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर भी ये कृषि जो है वो की जाती है भूमध्य सागरीय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आ रहा है ना समझ में, आया कि नहीं आया, कि भाई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों में भी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। ठीक है, और भूमध्य सागर के आसपास तो ये होती ही होती है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। हाँ, तो आप इसको नोटिस ध्यान में रखो। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो खट्टे फलों की आपूर्ति में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको याद भी रखना है या आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसकी प्रमुख विशेषता है खट्टे फलों का उत्पादन। ठीक है, यानी ये कृषि है वो खट्टे फलों के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है या रसदार फलों के लिए विख्यात है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय की सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए ये आ ही गया कि अंगूर की कृषि है उसके लिए भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और क्षेत्र भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अंगूर की कृषि। तो अंगूर खट्टे भी होते हैं और रसदार भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको लिखना है। आप लिख सकते हो अपने नोट्स में कि भूमध्य सागरीय जो कृषि है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी विशेषता अंगूर की कृषि है। इस क्षेत्र की कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ जो अंगूर उत्पादन होते हैं इन अंगूरों से जो है विश्व की सबसे जो प्रसिद्ध शराब जो होती हैं उन शराब का उत्पादन है वो किया जाता है। और निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उनको सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है। जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनसे तो शराब बनाई जाती है, और जो निम्न क्वालिटी के होते हैं उनसे मुनका और जो है आपकी किशमिश वो बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ जो है उत्पादित होते हैं। तो यहाँ पर जो है अंगूर के अलावा जैतून और अंजीर जो है उसका भी उत्पादन है वो होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फल एवं सब्जियों की मांग होती है तब इस क्षेत्र से ही आपूर्ति होती है। तो शीत ऋतु में जो है अमेरिका और यूरोपियन देशों में जो है फलों की मांग होती है, तो उस फलों की मांग की पूर्ति के लिए यही क्षेत्र जो है इनकी मांग की जो पूर्ति है वो करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं बाज़ार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान। इस प्रकार की कृषि में जो है अधिक जो है मुद्रा मिलने वाली फसलें जो हैं वो बोई जाती हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल है, फूल आदि यहाँ पर उगाए जाते हैं इस कृषि के अंदर, जिसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों से जुड़े हुए होते हैं। और तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका जो पार्ट है ये पार्ट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब्जी, फल और फूल बोए जाते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों ही फसलें हैं ये शीघ्र ख़राब होने वाली हैं, इसलिए ये जो हैं नगरों के समीप होते हैं और यातायात के साधन यहाँ अच्छे होते हैं ताकि शीघ्रता से इन चीज़ों को मार्केट में या बाज़ार में पहुँचाया जा सके। इसमें जो है गहन श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक रहित जो है ग्रह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप आदि भी इस कृषि की उपयोग होता है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पैसों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर श्रम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, रासायनिक खाद की मतलब खादों की आवश्यकता पड़ती है, यानी उर्वरकता की आप बोल सकते हो, यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। और अगर शीत क्षेत्रों में हो तो कृत्रिम ताप भी बनाना पड़ता है, क्योंकि जो जितना टेम्परेचर इन फसलों को चाहिए उतना टेम्परेचर कृत्रिम तरीके से जो है वो तैयार किया जाता है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा है वो खर्च होता है। इस प्रकार की कृषि जो है वो विशेष तौर से उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है। तो ये जो कृषि है ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर पश्चिमी यूरोप आपका आएगा, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है उत्तर पूर्वी भाग आता है, और उसके बाद में भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो आता है, जहाँ पर ये कृषि काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड जो है वो पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, यानी नीदरलैंड है वो विश्व में सबसे ज़्यादा पुष्प यानी फूलों का उत्पादन है वो करता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषकर टुलिप एक प्रकार का फूल पूरे यूरोप के शहरों में भेजा जाता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, टुलिप क्या है, एक प्रकार का फूल है जो पूरे यूरोप महाद्वीप में जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, और ये इसकी विशेषता है। नीदरलैंड की कृषि की बागवानी कृषि की विशेषता क्या है, टुलिप फूल का जो है उत्पादन। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जी पैदा करते हैं वहाँ इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको भी आप अंडरलाइन करो और अपने नोटबुक में इसको नोट करो कि ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में या किसान जो हैं केवल और केवल सब्जी बोते हैं उस कृषि को क्या है, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग एक बाज़ार के मध्य की दूरी है जो एक ट्रक एक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक फार्मिंग रखा गया है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ट्रक फार्मिंग मतलब ट्रक के अंदर कृषि, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो नगर होते हैं, नगर के पास जो है फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, यानी सब्जियां उगाई जाती हैं और सब्जियों को ट्रक में भरकर बाज़ार में यानी जो नगर हैं वहाँ भेजी जाती हैं। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए कि ट्रक जो है वो एक रात में कृषि उत्पाद से लेकर बाज़ार तक जो है एक रात में वो दूरी तय कर सकता है या एक रात में वो दूरी तय करता है। तो इस वजह से इसको ट्रक फार्मिंग कृषि कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। तो इसके अलावा जो आपका पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका है, यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशु पाला जाता है, जिसमें विशेष गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं। इन्हें बाड़े में रखकर कारखाने में तैयार बने हुए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है और अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक जो विधियां हैं जैसे कुकुर एवं पशुपालन में महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कृषि करने वाले संगठनों के आधार पर कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषक खेतों का आकार, अपना अधिकार एवं उस पर सहकारी नीतियों जो कृषि में सहायक होती हैं और प्रभावी होती हैं। तो इस प्रकार की कृषि जो है वो की जाती है। नेक्स्ट अपनी कृषि रहेगी वो है सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि क्या होती है, फटाफट अपन देख लेते हैं। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन ये कृषि वाला जो टॉपिक है वो इसमें पूरा करने के हिसाब से जो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। तो सहकारी कृषि, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करके उसे सहकारी कृषि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब जो है कृषकों का समूह होता है और वो कृषि से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था जो है बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं। उसे सहकारी यानी वो क्या करते हैं, अपने जो खेत हैं उनको मिला लेते हैं और फिर समान रूप से कार्य करते हैं और जो भी लाभ होता है वो समान रूप से वो बांट लेते हैं। तो इस प्रकार की कृषि जो है उसको क्या कहा जाता है, सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत फॉर्म अक्षुण्ण रहते हैं
हुए सरकारी सहकारी रूप से कृषि की जाती है, तो इसमें व्यक्तिगत जो फॉर्म है वो नहीं रहते हैं। ये जो कृषि है वो एक समूह, सहकारी समूह के अधीन जो है वो की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है, ठीक है। यहाँ सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने और सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत संसाधनों को जुटाने के लिए होती है। तो इसमें जो है सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जिसमें बीज खरीदने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने, सस्ते दरों पर जो है, और जो भी है जैसे खाद है या मानव श्रम है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको जुटाने में होती है। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ये सहकारी आंदोलन है वो लगभग 1 शताब्दी पूर्व हुआ था, और इसमें पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में ये सफलतापूर्वक चला। तो ये जो सहकारी कृषि है वो कहाँ सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, तो डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में ये सफलतापूर्वक चला, और सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, ठीक है। तो ये चला सब एक जगह, और सबसे ज़्यादा सफलता है वो डेनमार्क में इसको प्राप्त हुई, जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में ये आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहाँ व्यावसायिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। तो डेनमार्क के सभी किसान जो हैं वो इसके सदस्य हैं, और यह आंदोलन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है। उसके बाद में आती है सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का जो है आधारभूत सिद्धांत ये होता है कि इसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है ये कृषि, कि इस प्रकार की कृषि का जो आधारभूत सिद्धांत होता है वो ये होता है कि इसमें उत्पाद जो होता है, वो साधन जो होते हैं उनमें स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है, ठीक है, और सामूहिक श्रम पर यह आधारित होती है। कृषि का ये प्रकार पूर्वी सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहाँ कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहले जो सामूहिक कृषि है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, पूर्वी सोवियत संघ में हुई थी, यानी पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ यानी रूस का वह भाग, जब रूस जो है वो सोवियत संघ कहलाता था, तो उस टाइम पर इस कृषि की शुरुआत जो है वो शुरू हुई, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाना था, उत्पादन जो था उसमें वृद्धि करना था, और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो इन सभी चीज़ों को या इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि जो है वो सोवियत यूनियन में चलाई गई थी। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया गया था। तो इसको आप अंडरलाइन करोगे और अपनी नोटबुक में दर्ज करोगे कि कोलखोज क्या है, सामूहिक कृषि है, कहाँ की जाती है, सोवियत संघ में की जाती थी, ठीक है। सोवियत संघ में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है, कोलखोज कहा जाता है, या कोलखोज किसे कहते हैं, सोवियत संघ में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कोलखोज कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सभी कृषक अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे, और इसमें जो सभी जो कृषक थे वो जो भी उनके पास संसाधन थे, ठीक है, जैसे भूमि था, पशुधन थे, श्रम, ये सब मिलाकर जो है ये कृषि कार्य करते थे। ये अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में ही भी रखते थे। तो ये जो है वैसे तो सारा रहता था, लेकिन अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का एक छोटा सा भाग उस पर ये अपना स्वामित्व रखते थे, ताकि उससे वो अपने जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकें। तो यहाँ पर आपके जो कृषि से संबंधित जो हैं वो सारे टॉपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे खनन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।